हेलो बच्चों, आज हम टॉपिक पढ़ने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि अगर कोई चार्ज क्यू है, उसके पास अगर हमारे पास कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ था क्यू नॉट, और इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम लोग आर लेके चलते हैं तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था क्या होता है। पहले थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। एफ इक्वल टू इनके बीच में फोर्स लगेगा, एफ इक्वल टू 1/4 क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो 1/4 क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया था, तो 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। अगर एक पॉइंट चार्ज है आपके पास, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये समझना है। अब हमें एक टॉपिक पढ़ना है जिसमें हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी देखना है, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हों, उनका किसी एक पॉइंट चार्ज पे किस तरीके से फोर्स एक्ट करता है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, पहले हम टॉपिक को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम पढ़ने वाले क्या हैं, फिर उसके बाद हम उसके डेरिवेशन को भी वहीं पे देख लेंगे। जैसे आपको ये बोला गया कि कोई चार्ज है, यहाँ पे रखा हुआ है कोई चार्ज, कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे कोई चार्ज रखा हुआ है QP। इस QP चार्ज पे यहाँ बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं। सपोज इधर बच्चों Q1 रखा हुआ है, यहाँ पे Q2 रखा हुआ है, यहाँ पे Q3 रखा हुआ है, ऐसे Q4 रखा हुआ है, ऐसे यहाँ पे QN रखा हुआ है। इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल्स आपके पास रखे हुए हैं। अब सीधी सी बात है, जब कैप्सूल की मैंने बात की थी तो मैंने आपको बोला था कि भाई एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। और फोर्स लगाता है, और फोर्स को जब हम यूनिट चार्ज के लिए स्टडी करते हैं तो हम उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये Q1 और P के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा उसको मैंने नाम दे दिया, मान लो ऐसे करके इधर को कर दिया, तो ये इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, E1 वेक्टर हो गया। इनके बीच में जो काम करेगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका E2 वेक्टर हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ये E3 वेक्टर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, E3 वेक्टर हो जाएगा बच्चों। ऐसे ही आपका हो जाएगा यहाँ पे E4 वेक्टर, इधर की तरफ को जो काम करेगा E4। ऐसे ही आपका EN वेक्टर हो जाएगा अगर मैं यहाँ निकालने जाता हूँ तो। ठीक है, तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर सम लेके चलते हैं। तो आप ये सोच के चलिए कि रिजल्टेंट फोर्स, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, वो क्या होगा, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम हो जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ, मैंने आपको पहले भी इस तरीके के एग्जांपल बताए थे। मान लो ये है, इसे मैं 10 न्यूटन से इधर को खींच रहा हूँ, एक को इधर को 6 न्यूटन से खींच रहा है, तो रिजल्टेंट इस पर 4 न्यूटन लगेगा। अगर मैं इधर को 10 न्यूटन से खींच रहा हूँ, वो भी इधर को 6 न्यूटन से खींच रहा है, तो 10 और 6 16 न्यूटन का फोर्स लगने वाला है। तो आपके पास सेम डायरेक्शन में लगेगा तो ऐड हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो वो माइनस हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या होने वाला है, Q1 Q2 Q3 इस तरीके से जो चार्जेस हैं वो Q पे, जब QP पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से, तो सबकी वजह से होगा। तो जो हमारा रिजल्टेंट निकलेगा वो रिजल्टेंट क्या होगा, इन सारे के सारों का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। जैसे कि मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ वाले में भी पढ़ाया था। जब कूलम्ब्स लॉ में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोला था तो मैंने बोला था कि जो सारे के सारे फोर्सेस होते हैं, उन सारे के सारे फोर्सेस का वेक्टर सम हम लोग लेके चलते हैं। उसी तरीके से मैं बोलूंगा कि एट अ सिंगल पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू large number of charged particles या a number of charged particles at a point is vector sum of all the electric field produced by these particles। मतलब ये जो particles electric field यहाँ पे produce करेंगे उन सबका आपका वेक्टर सम लेके चलना है। तो मान लीजिए हमारे पास जो रिजल्टेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E वेक्टर काम कर रहा है, तो जो E वेक्टर यहाँ पे काम करेगा दैट विल बी द वेक्टर सम। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर हो गया, इसका कितना हो गया, आपका E2 वेक्टर हो गया, E3 वेक्टर प्लस डॉट 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 EN वेक्टर हो जाएगा। तो हमने कहा द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग एट अ पॉइंट इज वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द चार्जेस एट दिस पॉइंट। तो सम नहीं लेके चलना है, वेक्टर सम, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल से समझ लीजिए, अगर मान लो यहाँ पे कोई, यहाँ पे मान लो ये QP पार्टिकल होता, इधर Q रखा होता, इधर Q रखा होता, तो होता क्या, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाता है, इधर को लगाता तो रिजल्टेंट जीरो हो जाता। तो रिजल्टेंट हमेशा वेक्टर सम लेके चलेंगे अगर क्वांटिटीज कैसी हैं आपकी, वेक्टर होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो। अब हमने कहा ये हो गया
कि the resultant electric field at a point is vector sum of the resultant electric field at a point is vector sum of electric fields produced by all the charges at that point. उस पॉइंट पे बाकी सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे उसका वेक्टर सम होगा. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सुपरपोजिशन. अब आप ध्यान से सुनिए. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही चीज होती है. आपको समझाया था कि सबका हमें अगर सम देखना होता है तो हम उसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं. तो यहाँ पे हमने इस तरीके से देख लिया इवन वेक्टर, ये जो हमने जो चीज लिखी है. अब बच्चों क्या होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अगर आप ई निकालते हैं, जैसे आपने पहले पढ़ा था वो था 1/4πε0. अब आप सबसे पहले देखिए इवन की वैल्यू क्या होगी. तो 1/4πε0 हमने पढ़ा था Q/r² होता था. तो यहाँ पे हम Q1 की वजह से अगर मैं ऐसे लिख दूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एट पॉइंट P. Q1 की वजह से P पॉइंट पे निकालेंगे डिस्टेंट R1P. इनके बीच के डिस्टेंट मैंने R1P. इसके लिए R2P हो जाएगी, R3P हो जाएगी, R4P हो जाएगी, R यहाँ पे NP हो जाएगी. क्या हो जाएगा R1P की वजह से क्या हो जाएगा, हमने लिखना है E, वो होता था अब E1 हो जाएगा बच्चों. फॉर्मूला होता था 1/4πε0 Q/r² होता है हमारा. अब यहाँ पे Q कौन है, Q1. R की जगह कितना है, R1P का स्क्वायर है. अब अगर मैं यहाँ पे निकालने जाता हूँ इवन वेक्टर, तो सबको पता है, देखो मैंने आपको पढ़ाया था मैग्नीट्यूड होता है इनटू डायरेक्शन. अब इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का P पे देख रहे हैं तो 1P कैप हो जाएगा. तो वैल्यू हो गई इसकी 1/4πε0 Q1/r1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1P लिखा हुआ है R1P और यहाँ पे 1P कैप. आप इस तरीके से निकाल सकते हैं. अब यहीं पे क्या होगा, अगर आप 2 वाले के लिए निकालोगे तो 2P हो जाएगा, 3 वाले के लिए निकालोगे आपका 3P हो जाएगा. लेकिन मैं इसको थोड़ा सा, आपने स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको प्रॉपर नोट्स फॉर्म में इसको लिखना शुरू करेंगे. टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू वेरियस चार्जेस सराउंडिंग दैट पार्टिकल, या फिर आप बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो आपने यहाँ पे ध्यान से देखा. देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, E1 ये निकाल दिया मेरा. अब मुझे एक चीज और पता है बच्चों, मैंने क्या बोला था, R1P वेक्टर क्या होगा, इज इक्वल टू, कोई भी वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड इनटू होती है उसकी डायरेक्शन. तो R1P कैप इज इक्वल टू R1P वेक्टर अपॉन R1P. डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यही निकल जाएगा. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, इवन वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/r1P स्क्वायर इंटू R1P वेक्टर अपॉन R1P. ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1/r1P Q और यहाँ पे R1P वेक्टर. तो आप इस तरीके से देखिए इवन वेक्टर को आप ये भी लिख सकते हैं. तो मैं फिर से बोल रहा हूं, तो आपके पास इवन वेक्टर को आपने कहा कि अगर आप कैप में लिखना चाहें तो कैप की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ये देखिए आपने क्या देखा हुआ है कि अगर आप कैप की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं इसको, तो कैप की फॉर्म में ये हो जाएगा इवन वेक्टर, और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में चाह रहे हैं तो क्यूब हो जाएगा, जो कि मैं आपको फोर्स में भी पहले पढ़ा चुका हूं. ये सारी चीजें आपने देखी. अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैं आपको ये वाली वैल्यू एक बार यहां रख के दिखाऊंगा. ठीक है, उसके बाद में ये वाली वैल्यू लिख के दिखाऊंगा. तो आपका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है एक बार कैप के टर्म्स में आ जाएगा, एक बार वेक्टर के टर्म्स में आ जाएगा, फिर तीसरा करवाएंगे पोजीशन वेक्टर वाला. तो फिलहाल इन दोनों को लिख देते हैं.
तो इसके बाद क्या होगा देखो बच्चों, आपने क्या लिखना है, नाउ लिखना है। नाउ अब क्या होने वाला है, आपके पास ये फॉर्मूला रखा हुआ है, यहाँ पे उठा के वैल्यू लिखो। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एट पॉइंट P डिस्टेंट R1P था, तो ये निकला। अब अगर ऐसे ही निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 2 की वजह से, तो वहां पे 2P आ जाएगा, 3 की वजह से 3P, 4 की वजह से 4P, 5 की वजह से 5P, 6 की वजह से 6P आ जाएगा। तो ये करते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है। नाउ क्या हो जाएगा देखो, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R1P स्क्वायर, R1P कैप हो गया, प्लस 1/4πε0 Q2 अपॉन R2P स्क्वायर और R2P कैप हो गया, प्लस डॉट 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 1/4πε0 Q1 अपॉन R NP स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे RNP कैप हो गया। ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया है कैप के टर्म्स में। अगर ये मैंने एक्सप्रेशन कैप के टर्म्स में लिख दिया है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कांस्टेंट को, ये जो आपका 1/4πε0 है, इसको बाहर ले लूं, और आपका फिर ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। देखो कैसे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4πε0 यहाँ पे Q1 अपॉन R1P स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका R1P कैप, प्लस Q2 अपॉन R2P स्क्वायर और R2P कैप हो जाएगा, प्लस डॉट 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 Qn अपॉन RNP स्क्वायर और RNP कैप हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और आप चाहें तो इसको सिग्मा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ से आगे को शायद एक डायग्राम आपने बना ही लिया होगा, तो इसका भी कोई रिलेवेंस रहा नहीं, इससे हटा देते हैं। अब यहाँ पे इसी चीज को मैं कैसे लिख देता हूँ, देखो, इज इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा लगा दो। देखो यहाँ पे मैं QI अपॉन RIP, और यहाँ पे RIP, यहाँ IP स्क्वायर, और यहाँ पे IP कैप, I इक्वल टू 1 to n। अब ये देखिए, मैंने सिग्मा की फॉर्म में लिख दिया, 1/4πε0 बाहर है, मैंने क्या लिखा, QI अपॉन RIP स्क्वायर और RIP कैप लिख दिया। क्या मतलब, I की जगह 1 लिखो तो 1P स्क्वायर आ जाएगा, 2 लिखेंगे तो 2P स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, 3 लिखेंगे तो आपका 3P स्क्वायर आ जाएगा, n। अब इस तरीके से आप लिखते जाएंगे इसमें, तो वैल्यू आपकी फिर ये चेंज होती जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे 1P 2P 3P जो भी लिखना चाहे, इस तरीके से आपकी वैल्यू चलती जाएगी। तो आपने ये तो फॉर्म लिख के देख ली, किसके फॉर्म में, आपने इसको हमने लिख के देखा हुआ है, आपका कैप के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी चीज को अगर मैं लिखना चाहूं, तो मैं सेम चीज को दोबारा से रिपीट करूंगा, वैल्यूज लिखूंगा ई वेक्टर की। यहाँ पे इवन वेक्टर में मैं इवन वेक्टर की वैल्यू ये उठा के लिखने वाला हूँ, तो 1P क्यूब और 1P वेक्टर, ये कैप है और ये वेक्टर की फॉर्म में है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, E vector is equal to 1/4πε0 Q1 अपॉन R1P क्यूब, और यहाँ पे R1P वेक्टर, प्लस 1/4πε0 Q2 अपॉन 2P R2P क्यूब और R2P वेक्टर, प्लस डॉट 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 प्लस 1/4πε0 Q3 अपॉन R3P क्यूब और R3P वेक्टर। अब क्या कर लिया आपने, देखो यहाँ से 1/4πε0 कॉमन ले लिया, वही Q1 अपॉन R1P क्यूब, और यहाँ पे R1P वेक्टर, प्लस Q2 अपॉन R2P R3P क्यूब, और यहाँ पे R3P वेक्टर हो जाएगा। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, देखो बच्चों, 1/4πε0 सिग्मा लगा दूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ QI अपॉन RIP क्यूब, और यहाँ पे RIP वेक्टर, I इज इक्वल टू 1 to n। तो ये आपके E वेक्टर की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो I अगर आप खोलोगे, I की जगह 1 लिखो, तो देखो Q1 अपॉन R1P क्यूब R1P वेक्टर, 2 लिखोगे तो Q2 और R2P, और यहाँ पे R2P, ऐसे करके आप टर्म्स को लिख सकते हैं, छोटा करके आपने लिख दिया।
तो अपने कैप की फॉर्म में देख लिया, आपने वेक्टर की फॉर्म में देख लिया। अब मुझे यहाँ पे थर्ड पार्ट करवाना है। वो थर्ड पार्ट किसके टर्म्स में है अभी इसको समझते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे और फिर हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो अगर हमें इसी चीज को मान लीजिए वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, वो भी पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में, तो मान लेते हैं ये जैसे हमारा डायग्राम बन रहा है। यहाँ पे हमने मान लीजिए कोई पार्टिकल हमारा Q1 है और ये हमारा QP है। इसके लिए क्या हो जाएगा R1 वेक्टर और इसके लिए कितना हो जाएगा आपका RP वेक्टर हो जाएगा। और आपका Q1 Q2 पे लगा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी R1P वेक्टर हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन और यहाँ पे ये डायरेक्शन। तो अप्लाइंग वेक्टर एडिशन लॉ, तो वेक्टर एडिशन लॉ क्या कराएगा, R1 वेक्टर, ये वाला वेक्टर, इसका एरो और इसका एरो, इन दोनों का सम R1 वेक्टर प्लस R1P वेक्टर इज इक्वल टू RP वेक्टर। तो यहां से क्या हो जाएगा R1P वेक्टर इज इक्वल टू RP वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे आपके पास R1P वेक्टर है तो R1P वेक्टर की जगह RP वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिख सकते हैं। ऐसे ही आप फिर क्या हो जाएगा R2P की जगह पे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपकी थर्ड फॉर्म बन सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि किस तरीके से हमारा जो हम जैसे 2 होता तो Q2 हो जाता तो Q2 का भी P के साथ बना देंगे, Q3 का फिर P के साथ बना देंगे। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल है, उसके आसपास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स अदर चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हर किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी अ वेक्टर सम। तो हमने क्या करना है, सबका निकालना है और लास्ट में उसका रिजल्टेंट निकाल देना है एक वेक्टर सम की फॉर्म में। थैंक यू।